morning, friends. Today we are going to discuss about translation cum grammar methods. ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड्स के दूसरे नाम कौन कौन से हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या क्या इसकी मेरिट्स हैं, क्या क्या इसकी डीमेरिट्स, इसकी चर्चाएं करेंगे, इसके डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो उसको लाइक करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। देखिए, पहला क्वेश्चन बनता है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड यानी टीसीजी। ये टीसीजी है, इसके दूसरे नाम क्या क्या हैं? ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। कैसा मेथड है? ओल्डेस्ट मेथड यानी टीसीजी है। टीसीजी ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड्स का पहला नाम है, ओल्डेस्ट मेथड है। इसको ही हम क्लासिकल मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं? क्लासिकल मेथड। क्लासिकल ओल्डेस्ट मेथड है, क्लासिकल मेथड है। और इसको अमेरिका में प्रूसियन मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। प्रूसियन मेथड। और इसको कहाँ जानते हैं? अमेरिका में। यानी आपसे पूछें टीसीजी का ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है, उसके दूसरे नाम कौन कौन से हैं? ओल्डेस्ट मेथड है, क्लासिकल मेथड है, और इसी को यूएस में, अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? प्रूसियन मेथड्स के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाए कि इसको रफली इसके डिवाइडेशंस हैं, मोटे तौर पर इसका टाइमिंग है कब से कब तक का रहा है, तो मोटे तौर पर सरफेसली या रफली इसको हम जब क्लासिफाइड करते हैं तो ये 18 सेंचुरी एंड 1442 19 सेंचुरी एंड 40 1840 से 1940 तक इसके मोटे तौर पर सरफेसली रफली इसका क्लासिफाइड किया गया है। अब देखिए, इसका ओरिजिन कहाँ से है? दोबारा से बताता हूँ मैं। टीसीजी ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, इसको ओल्डेस्ट मेथड भी कहते हैं। ये क्लासिकल मेथड है। अमेरिका में यही प्रूसियन मेथड्स के नाम से जाना जाता है। रफली इसका जो टाइम का जो क्लासिफाइड किया जाता है वो 18 सेंचुरी एंड 40 से 19 सेंचुरी एंड 40 तक है। 1920 में इस मेथड का विरोध शुरू हो गया था, इसका अगेंस्ट चले गए थे लोग। अब देखिए, इस मेथड के ओरिजिन की चर्चा करते हैं हम। ओरिजिन, इस मेथड के ओरिजिन यानी मूल कहाँ से आया ये मेथड? और ये मूल रूप से आया जर्मनी। कहाँ से आया? जर्मनी से। यानी इसका ओरिजिन कहाँ से है, मूल कहाँ से है? ये मूल कहाँ से है? जर्मनी से है। अब दूसरा हमारे पास आता है, इसके प्रोपाउंडर कौन कौन थे? प्रोपाउंडर, इस मेथड के प्रोपाउंडर कौन थे? किसने इसकी खोज की थी इस मेथड की? तो इसके प्रोपाउंडर थे जॉन सेडन एंड कार्ल प्लॉट्ज। इस मेथड के इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है, इसके प्रोपाउंडर कौन थे? इसके प्रोपाउंडर थे जॉन सेडन एंड कार्ल प्लॉट्ज। दूसरे प्रश्न आता है हमारे पास कि इंडिया में कब आया ये मेथड? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड कब आया? चूंकि भारत में जैसे ब्रिटिशर्स आए थे, अंग्रेज आए थे, उसी समय हमें ट्रांसलेशन की रिक्वायर पड़ी, और उसी समय ऐसा माना जाता है कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड्स इंडिया में कब आया? इंडिया में ये ब्रिटिशर्स के साथ आया। ब्रिटिशर्स कब आए थे? 16 सेंचुरी में। इंडिया में कब आया ये? इंडिया में ये आया ब्रिटिशर्स के साथ। किनके साथ आया? ब्रिटिशर्स के साथ, अंग्रेजों के साथ आया। यानी कब आए थे अंग्रेज?
सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में आए थे। तो कौन सी बातें हो गई? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का नाम क्या? ओल्डेस्ट मेथड है, ये क्लासिकल है, अमेरिका में पर्शियन मेथड, ओरिजिन इसका जर्मनी है, इसके प्रोपाउंडर कौन है? इसके जॉन सीडन, कार्ल क्लोट्स। ये इंडिया में कब आया? ब्रिटिशर्स के साथ आया, यानी 16th सेंचुरी में। अब इस मेथड में इस मेथड को मुझे ही बताइए कि क्या ये साइकोलॉजिकल बेस्ड है या नहीं है। ये मेथड नो साइकोलॉजिकल बेस, नो साइकोलॉजिकल बेस, इसका कोई साइकोलॉजिकल बेस नहीं। साइकोलॉजिकल होता है मनोवैज्ञानिक, यानी ये मेथड मनोवैज्ञानिक तरीके से बना हुआ नहीं है। तो कैसा है? इस मेथड के 2 फिलोसॉफिकल बेस हैं। कितने फिलोसॉफिकल बेस हैं? 2। फिलोसॉफिकल मीन्स होता है दार्शनिक, यानी आपसे पूछा जाए ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड्स के क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या साइकोलॉजिकल बेस है, तो इसके कोई साइकोलॉजिकल बेस नहीं है फ्रेंड्स। इसके 2 फिलोसॉफिकल बेस हैं, 2 दार्शनिक बेस हैं, आधार हैं। और वो दार्शनिक आधार कौन कौन से हैं? दो दार्शनिक आधार कौन कौन से हैं? पहला है ए फॉरेन लैंग्वेज कैन बी easily learned through translation, कि विदेशी फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा को हम आसानी से ट्रांसलेशन के माध्यम से सीख सकते हैं। और दूसरा है इसका ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा की जो सोल है, भाषा की जो आत्मा है, वो क्या है? ग्रामर होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें टीसीजी है, टीसीजी में ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है। इस ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के कोई साइकोलॉजिकल बेस नहीं है। इसके 2 फिलोसॉफिकल बेस हैं, और कौन कौन से हैं? पहला है कि फॉरेन लैंग्वेज कैन बी इजीली लर्न थ्रू ट्रांसलेशन, किसी विदेशी भाषा को हम ट्रांसलेशन के माध्यम से आसानी से सीखा जा सकता है। और दूसरा है कि ग्रामर है, वो किसी भी लैंग्वेज की क्या होती है? सोल होती है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसके ऊपर फोकस है, तो ये फोकस किसके ऊपर डालती है? ये फोकस डालती है रीडिंग और राइटिंग के ऊपर। रीडिंग और राइटिंग के ऊपर ये फोकस डालती है। इसका मतलब हमारे पास कितनी स्किल है? इंग्लिश में कितनी स्किल होती हैं? 4 स्किल होती हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो ये किन के ऊपर? इन दोनों के ऊपर फोकस डालती है, और दोनों में भी मुख्य रूप से ये एक के ऊपर ही डालती है, रीडिंग के ऊपर। पर दोनों को कुल मिला के हमारे पास क्या आता है कि रीडिंग और राइटिंग दोनों पर फोकस डालती है। मेनली पूछें तो ये रीडिंग के ऊपर ही फोकस डालती है। ये इम्पोर्टेंस प्लेस इसका किस में है? इसका इम्पोर्टेंस प्लेस है, वो क्या है? इम्पोर्टेंस प्लेस ये टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक जो है वो टेक्स्ट बुक है, वो इम्पोर्टेंट प्लेस है इसका। इम्पोर्टेंट प्लेस यानी जो किताब है, पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है, उसको इम्पोर्टेंस प्लेस दिया गया है। महत्वपूर्ण स्थान किसका है? टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक के ऊपर ये सारी बातें निर्भर हैं। टेक्स्ट बुक का ट्रांसलेशन करेगा, उसकी हेल्प लेगा और आराम से पढ़ाता रहेगा। अच्छा, इसमें हमारे पास एक मैक्सिमम चलती है, और वो मैक्सिम क्या है? मैक्सिम क्या होता है? अर्थ होता है उक्ति। और वो उक्ति क्या है?
नॉन टू अननोन। किसकी चर्चा करता है ये? नॉन टू अननोन, अर्थात ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात की ओर, यानी नॉन टू अननोन, नॉन से अननोन मैक्सिमम का यूज करेगा ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में। नॉन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात, जो बच्चे को आता है उससे, और जो नहीं आता उसकी तरफ लेके जाएंगे। अर्थात इसमें किस ग्रामर के मेथड्स का उपयोग करेगा? डिडक्टिव मेथड का उपयोग करेगा, डिडक्टिव मेथड का उपयोग करेगा। डिडक्टिव का मतलब होता है निगमन। किसका? डिडक्टिव यानी निगमन, यानी सबसे पहले नियम बनाएगा और फिर उन नियमों के आधार पर फॉलो किससे कराएगा? फिर उसके एग्जाम्पल देगा। पहले रूल्स से क्रिएट करेगा और फिर एग्जाम्पल्स देगा। तो इस मेथड से टीचर से रूल्स बताएगा स्टूडेंट्स को और फिर उसके बाद में उनको एग्जाम्पल देगा। अर्थात इस मेथड में हम किस मैक्सिम की ओर चलते हैं? नॉन टू अननोन, यानी डिडक्टिव। जो आपका ग्रामर पढ़ाने का डिडक्टिव इंडक्टिव दो मेथड होते हैं ग्रामर पढ़ाने के, तो उसमें डिडक्टिव मेथड से ग्रामर पढ़ाया जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है और बहुत सारी बुक्स में गलत प्रिंट भी है। और वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इसका जो यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है? यूनिट ऑफ टीचिंग बहुत सारे बुक्स में गलत प्रिंट मिल जाएगा, आजकल सही कर दिया। काफ़ी बुक्स ने, पुरानी ओल्ड बुक्स है उसमें अभी गलत प्रिंट है। तो यूनिट ऑफ टीचिंग इसका सेंटेंस होता है। ये आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था और इसका सही जवाब उन्होंने सेंटेंस बताने के बाद में अधिकांश बुक्स ने करेक्शन कर लिया। फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, यूनिट ऑफ टीचिंग है इसका, वो क्या रहेगा? सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस रहेगा। अब चलते हैं हम, इसमें क्या होता है? टारगेट लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज से मदर टंग की बात की जाती है, अर्थात मदर टंग का उपयोग किया जाएगा। टारगेट लैंग्वेज के साथ साथ मदर टंग का उपयोग भी करेंगे। मातृभाषा का उपयोग करने की इसमें स्वतंत्रता है, मदर टंग का उपयोग किया जा सकता है। अब चलते हम इसकी मैथ्स के ऊपर चर्चा करते हैं कि इसकी क्या क्या मैथ्स हैं। इस मेथड्स की मैथ्स, सबसे पहली बात तो हम करें इसकी मैथ्स में, पहली बात तो ये है कि ये क्या करता है? टाइम को सेव करता है, टाइम सेव करता है, अर्थात ये इकोनॉमिकल मेथड है। इस मेथड से टाइम बचता है, टाइम सेव होता है। दूसरी बात हम इसकी चर्चा करें तो दूसरी बात इसमें क्या आती है कि न्यू आइडिया, ओल्ड आइडिया एंड न्यू आइडियाज, इसके बीच में किसका काम करता है? बॉन्ड का काम करता है, एक कड़ी का काम करता है। इधर ओल्ड आइडिया और इधर न्यू आइडियाज, और इन दोनों आइडियाज को ये क्या करेगा? इन दोनों आइडियाज को ये क्या करेगा? ऐड करेगा, जोड़ेगा, इनके बीच में एक बॉन्ड का काम करेगा। तीसरी बात इसमें हम इसकी चर्चा करते हैं कि और क्राउडेड क्लासेस होती हैं, ओवर क्राउडेड क्लासेज, अर्थात भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं हैं, उसके लिए ये क्या है? यूजफुल है। और क्राउडेड क्लासेज, भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं होती हैं, उनके लिए उपयोगी हैं। इकोनॉमिकल है, टाइम को बचाता है। दूसरी बात, ये ओल्ड आइडिया न्यू आइडियाज़ हैं, उनके बीच में बॉन्ड का काम करता है। और क्राउडेड क्लासेज हैं, उसके लिए उपयोगी है। और इसके अतिरिक्त यह मेथड हमेशा ही बच्चों की इनहांस मीन्स होता है बढ़ाना, इनहांस वोकेब, यानी शब्दकोश है वो भी बच्चों का क्या करता है? बढ़ाता है। वोकेब है
उसको ये इनक्रीज करता है। और इसके अतिरिक्त ये बच्चों में ट्रांसलेशन की जो कैपेसिटी ऑफ ट्रांसलेशन है उसको डेवलप करता है। तो ट्रांसलेशन की जो कैपेसिटी है उसको क्या करता है, स्टूडेंट्स के मध्य डेवलप करता है। फ्रेंड्स, अब हम करते हैं इसके डीमेरिट्स के बारे में चर्चाएं डिस्कस करते हैं हम इसके डीमेरिट्स। ये तो हमारे पास कुछ कॉमन मेरिट्स थे, अब डीमेरिट्स। ये मेथड हमारे पास स्किल है LSRW। तो RW के ऊपर फोकस देता है, लिसनिंग और स्पीकिंग है इसको क्या करता है, इग्नोर करता है। तो इसका मतलब ये मेथड अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लिसनिंग और स्पीकिंग का क्या करता है, इग्नोर करता है। दूसरी बात, ये मेथड इंडक्टिव ग्रामर का यूज नहीं करता है, इंडक्टिव ग्रामर का यूज नहीं करता है, डिडक्टिव का करता है। जबकि बेस्ट मेथड है इंग्लिश पढ़ाने का वो है हमारे पास इंडक्टिव मेथड ऑफ ग्रामर। तीसरी चर्चा करते हैं हम इसमें। ये मेथड हमारे पास सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है कि बच्चे को फ्रीली सोचने नहीं देता है, फ्रीली बच्चा थिंक नहीं कर पाता है, फ्रीली सोच नहीं सकता है। और क्योंकि टीचर्स जैसा बताएगा वैसा स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेथड अच्छा नहीं है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को फ्रीली सोचने नहीं देता है, टीचर्स का फॉलो करना पड़ता है। दूसरी बात, ये मेथड बुकिश मेथड है, बुक में जो लिखा उसका फॉलो करेगा, बुक के पीछे पीछे चलेगा, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा, इसलिए बुकिश मेथड है जो कि अच्छा मेथड नहीं है। और इसके अतिरिक्त इस मेथड्स में एक मेन प्रॉब्लम ये भी आती है कि ये मेथड्स हमारे पास इंग्लिश सिखाने के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये मेथड्स ट्रांसलेशन के ऊपर जोर देता है। और ट्रांसलेशन है वो प्रत्येक चीज़ का नहीं किया जा सकता है, ट्रांसलेशन है वो प्रत्येक लाइन का नहीं किया जा सकता है। एवरी लाइन्स कांट बी ट्रांसलेटेड बिकॉज सम लाइन्स हैव सच कंडीशंस दैट कांट बी ट्रांसलेटेड। बहुत सारी पंक्तियाँ, बहुत सारी लाइन्स, बहुत सारी पंक्तियाँ ऐसी होती हैं जिसका ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ट्रांसलेशन के ऊपर आधारित है। ट्रांसलेशन हर चीज़ का ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, संभव नहीं है। और किसी का ट्रांसलेशन करेंगे तो उसकी डेफिनेशन देनी पड़ती है, ये ट्रांसलेशन के ऊपर डिपेंड है, तो ये इसलिए इसको अच्छा मेथड नहीं माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे।